दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर श्याम गोलो फिर से एक बार आपका इस ट्रेनिंग सेशन में स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं और आप अपने साथ अपने परिवार का यानी घर का परिवार और एमसीएल परिवार दोनों का ख्याल रख रहे हैं। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग 1 घंटा बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने हार्ट अपने लंग को मजबूत कर रहे हो और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक से। दोस्तों हमारे भारत में दुनिया की 18% आबादी रहती है। बहुत जल्दी हम चाइना को भी पीछे छोड़ दुनिया की सबसे बड़े आबादी वाले देश बनने वाले हैं। दोस्तों लेकिन इसके कंपैरिजन में अगर हम लोग जमीन की बात करें तो हमारे पास सिर्फ 2.4% इतनी ही जमीन पूरी दुनिया की है। तो दोस्तों इसीलिए इस जमीन को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इतने सारे आबादी इतने सारे लोगों का अगर पेट पालना है तो उस तरह से हमें इस जमीन का महत्तम मैक्सिमम और जितना ऑप्टिमम हो सके उतना उपयोग करना बहुत जरूरी है। और इसीलिए इस जमीन को समझना अच्छी तरह से समझना जरूरी है। लेकिन सबसे अच्छी बात तो यह है, इस कुदरत ने इस धरती माँ ने इतनी मेहरबानी हमारे ऊपर की है कि आज हमारे पास जैसी जमीन है, अगर उसे हम अच्छी तरह से बहुत बेहतर अगर उसका उपयोग करें, सही उसका उपयोग करें, तो हम एग्रीकल्चर और ऐसे कई सारे सेक्टर में दुनिया का फिर से नेतृत्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, समझते हैं आज के टॉपिक के बारे में। दोस्तों हमारे देश में जितनी भी जमीन है उस जमीन की लगभग 43% इतनी जमीन ये मैदाने हैं। लगभग 30% जमीन के ऊपर है पहाड़ पर्वत और 27% जमीन है प्लेटू यानी पठार के ऊपर। आज जानेंगे हम इस पठार के बारे में। दोस्तों हमने देखा कि जमीन जो मैदान होती है वो एक समतल प्लेन ऐसा भाग होता है जो समुद्र के जो लेवल है उससे बहुत ज्यादा ऊंचाई पे नहीं होता, प्लेन ऐसे होता है। और हमने देखा पर्वत, पर्वत तो जमीन की जो समुद्र की जो लेवल है उससे कहीं ऊपर उठ के ऐसे पर्वत होते हैं और उनका जो टॉप होता है वो ऐसे पॉइंटेड होता है। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन अगर कुछ है तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है पठार, यानी पठार प्लेन भी है और पठार पर्वत भी है। हाँ दोस्तों, जो पर्वत की तरह जमीन से उठता है लेकिन उसके ऊपर पॉइंटेड टॉप नहीं होता तो होता है मैदान। ऐसे जमीन को, ऐसे भूप्रदेश को हम कहते हैं पठार। हमारे देश में लगभग 27% ऐसी जमीन है जिसे टेबल लैंड, हाईलैंड ऐसे भी कह सकते हैं। दोस्तों इस प्लेटू के, इस पठार के कई सारे वर्गीकरण, कई सारे प्रकार हम लोग कर सकते हैं। किस तरह से ये पठार बनते हैं, कौन सी भौगोलिक रचना में ये पठार होते हैं, इसके अनुसार इनका वर्गीकरण होता है। तो सबसे पहले देखते हैं पहला वर्गीकरण जो है बेसिस के, इसके बेसिस पे कि किस तरह से इस पठार की उत्पत्ति होती है। तो सबसे पहले है वोल्केनिक यानी ज्वालामुखी से बनने वाले पठार। दोस्तों हमारी इस पृथ्वी के अंदर बहुत सेंटर में अगर आप देखोगे तो 50,000 डिग्री से भी ज्यादा इतना टेम्परेचर होता है और इतने बहुत ज्यादा तापमान में ये सभी जो पत्थर होते हैं ये द्रवरूप अवस्था में होते हैं। तो जब भी हमारी इस पृथ्वी के ऊपर कोई भी दरार होती है या इस पृथ्वी जिस टेक्टोनिक प्लेट से बनी हुई है उन दोनों के बीच में मूवमेंट होती है और जरा सी जगह मिलती है तो ये जो पिघले हुए जो पत्थर है ये बाहर आते हैं, जिन्हें हम कहते हैं लावा, जिन्हें हम कहते हैं मैग्नम। और जैसे ये लावा बाहर आता है तो जैसे ही टेम्परेचर कम होता जाता है तो धीरे धीरे फिर से ये रूपांतरित होते हैं पत्थरों में और ऐसे ही बन सकता है पठार। भारत में और दुनिया में बहुत जगह पे ऐसे पठार बने हुए हैं। दूसरा जो प्रकार है वो है टेक्टोनिक प्लेटो। नाम ही जैसे बताता है कि जो भी पूरी पृथ्वी जिस प्लेट से बनी हुई है, हमने देखा कि ये दो प्लेट, इन दो प्लेटों के बीच में हमेशा कुछ ना कुछ मूवमेंट होती रहती है, घर्षण होता रहता है। और यही जो मूवमेंट है कि जिसके वजह से बनते हैं ये पहाड़, हिमालय बना है उससे, यही वो मूवमेंट है जिससे बन सकता है मैदान और इसी मूवमेंट के कारण बन सकता है ये पठार भी। और ऐसे पठार हमारे देश में भी है और पूरी दुनिया में भी है। तीसरा जो प्रकार है कि जिससे ये पठार बनते हैं वो है घर्षण। दोस्तों हो सकता है कि बहुत सारे जगह पे ऐसे पर्वत हो और इस पर्वत को घिस घिस के इससे पठार बन सकते हैं। तो किससे घिस सकते हैं? तो ये नदियां हो सकती है, हिम नदी हो सकती है, हवा हो सकती है और ऐसे घिसने की वजह से, घर्षण की वजह से भी पठार पूरी दुनिया में बने हैं। दोस्तों इसके अलावा एक ऐसा वर्गीकरण है
कि आपका जो हम ये जो पठार है उसके आजू बाजू कैसी भौगोलिक परिस्थिति है, उसके हिसाब से भी इस पठार का वर्गीकरण होता है। तो इसमें सबसे पहले आते हैं इंटर माउंटेन प्लेटू या इंटर माउंटेन पठार। अभी नाम ही सजेस्ट करता है, माउंटेन यानी पर्वत, इंटर यानी बीच में, तो दो पर्वत के बीच में जो पठार होता है उसे हम कह सकते हैं इंटर माउंटेन प्लेटू। हमारे देश में तिबेट एक ऐसा पठार है कि जो पर्वतों के बीच में बसा हुआ है। दूसरा है लावा प्लेटू, यानी ऐसा पठार कि जिसके आजू बाजू कहीं तो ज्वालामुखी का केंद्र है, उसे हम कहते हैं लावा प्लेटू या लावा का पठार। इसके अलावा ऐसा पठार जिसके एक बाजू पर्वत है और दूसरे बाजू पूरा मैदान है, इसे हम कहते हैं पीडमॉन्ट पठार। दोस्तों, इसके अलावा और एक प्रकार है जिसका नाम है कॉन्टिनेंटल पठार। यह ऐसा पठार है कि जिसके आजू बाजू पूरी प्लेन समतल ऐसी जमीन होती है। तो एक तो वो जमीन हो सकती है, मैदान हो सकते हैं, नहीं तो ऐसा हो सकता है पूरा समंदर। दोस्तों, हम तो आज वैसे भारत के पठारों के बारे में समझेंगे, डिस्कस करेंगे, लेकिन दुनिया में कुछ पठार इतने रोमांचक है, इतने जबरदस्त है कि इनके बारे में भी मुझे लगता है कि हम सबने थोड़ा थोड़ा समझना चाहिए। तो सबसे पहला, सबसे जबरदस्त अगर कोई पठार है तो वो है तिबेट का पठार। दोस्तों, पूरी दुनिया में इस धरती के ऊपर सबसे बड़ा, सबसे विशाल अगर कोई पठार है तो उसका नाम है तिबेट का पठार। दोस्तों, इस तिबेट के पठार के जो रुंदी है वो चौड़ाई है 1000 किलोमीटर और जो लंबाई है वो 2500 किलोमीटर। इतना बड़ा विशाल ये तिबेट का पठार है। दोस्तों, ये पठार बहुत सारे देशों में है, यानी इसका जो बड़ा सा पार्ट है वो चाइना में है, लेकिन तिबेट का पठार चाइना के साथ भारत में है, भारत के साथ भूटान में है, नेपाल में है, पाकिस्तान में भी है, उसके साथ किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान, ऐसे सभी देशों में यह तिबेट का पठार है। दोस्तों, तिबेट का पठार तो इतना विशाल है लेकिन बहुत ही ऊंचाई पे है। दोस्तों, 5 किलोमीटर ऊंचाई के ऊपर ही पठार है, 5 किलोमीटर ऊंचाई पे। दुनिया का कोई भी पठार ये 5 किलोमीटर तो छोड़िए, इसके आधे भी अगर 2.5 किलोमीटर भी अगर हम लोग पकड़े तो उसके लेवल पे भी दुनिया का कोई पठार नहीं है। इतना बड़ा, इतना महान और विशाल ये तिबेट का पठार है। दोस्तों, इसीलिए इस तिबेट के पठार को इस दुनिया का छप्पर बोलते हैं। ऐसा ही दूसरा एक रोमांचक पठार है जिसका नाम है अंटार्कटिक या पोलर पठार। दोस्तों, यह पठार ऐसे है कि ये पूरी तरह से पूरे समय ये हमेशा बर्फ से आच्छादित रहता है। अगला जो पठार है उसका नाम है कटंगा पठार या कांगो का पठार। दोस्तों, ये दुनिया में अपने कॉपर के डिपॉजिट्स के लिए जाना जाता है। दुनिया में जितने भी कॉपर इस मिनरल के डिपॉजिट्स हैं, उस सबसे ज्यादा डिपॉजिट्स इस कांगो पठार में है। दुनिया में जितनी भी इंडस्ट्री है जिनको कॉपर लगता है, वो सभी इंडस्ट्री, सभी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, सभी मोबाइल की इंडस्ट्रीज, वहां जो कॉपर जाता है वो इस पठार से जाता है। इसके अलावा और एक पठार है जिसका नाम है ईस्ट अफ्रीकन पठार, और वो इसलिए फेमस है कि इस पठार पे मिलता है सोना, इस पठार पे मिलते हैं हीरे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे देश के पठारों के बारे में जानते हैं। दोस्तों, हमारे देश में ये जो पठार है ये किस तरह है, इसके किस तरह उसका अलग अलग वर्गीकरण है, ये समझने के पहले ये किस तरह से हमारा देश बना है ये समझना थोड़ा सा जरूरी है। मैं तो समझता हूं कि पूरा हमारा भारतीय उपखंड जो है वो एक पठार है। अगर आप इसकी रचना देखोगे तो भारत जब बना उसके पहले इस दुनिया पे सिर्फ 2 भूखंड थे। नॉर्थ, उत्तर में एक था ऑरेशिया, जिसे लॉरेशिया भी कहते हैं, और नीचे साउथ में था गोंडवाना लैंड। तो हमारे भारत का ये जो उपखंड है, तो हमारे भारत के उपखंड के साथ ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, ये सब एक भूखंड थे। तो उससे फिर ये भारत का टुकड़ा निकला, उपखंड निकला, और धीरे धीरे जाके पहुंचा वहां ऊपर यूरेशिया में। और जैसे ही यूरेशिया में पहुंचा तो हमें पता है कि जैसे वो जाके पहुंचा तो वहां हिमालय की निर्मित हो गई, और इस हिमालय से जो भी नदियां निकली, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु, इन्होंने और इतने कई सारी उपनदी ने फिर ऊपर का जो हमारा नॉर्थ का पोर्शन है
उत्तर का पोर्शन है उसको पूरी तरह से एक बहुत ही दुनिया का जबरदस्त फर्टाइल प्लेन ऐसे बनाया। लेकिन ये छोड़ के पूरा जो भारत है वो एक्चुअली एक पठार है। चलिए समझते हैं इसके बारे में। दोस्तों हमारे देश में जो सभी पठार है उनका दो चीजों में वर्गीकरण होता है। एक है मध्य भारत का पठार और दूसरा है पेनिनसुला का या दक्कन का पठार। और वो कौन सी लाइन है कि जिनसे ये दो चीजें अलग अलग होते हैं, तो ये लाइन है ये। दोस्तों ये लाइन यानी नदी है, ये नर्मदा नदी है कि जिसके वजह से ये पूरे अपने देश के जो पठार है, ये मध्य भारत के पठार और नीचे पेनिनसुला या डेक्कन के पठार, इन दोनों में इसका वर्गीकरण होता है। लेकिन नर्मदा नदी जब बहती है तो दोनों बाजू अपने पहाड़ों की श्रृंखला है उसके साथ बहती है। नर्मदा नदी के ऊपर नॉर्थ में होता है विंध्य पर्वत और नीचे साउथ में है सातपुड़ा पर्वत। तो नर्मदा नदी साथ में विंध्य पर्वत और सातपुड़ा पर्वत, ये दोनों चल के हमारे भारत के इस पठार को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। तो चलिए पहले हम लोग समझते हैं हमारे मध्य भारत के पठार के बारे में। दोस्तों मध्य भारत के पठार का ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये कुछ ऐसा है। हम अगर पश्चिम से शुरुआत करेंगे और हम लोग पूर्व की तरफ जाएंगे तो इस तरह से इनकी रचना है। ऐसे समझे कि आप भारत की ओर देख रहे हैं, और मैं भारत की तरह खड़ा हूं, मैं भारत की ओर से आपको बता रहा हूं। तो ये जो मध्य भारत का पठार है इसकी बाउंड्रीज अगर आप देखोगे तो इसके नॉर्थ वेस्ट में है अरावली पर्वत की श्रृंखला। दोस्तों एक अरावली पर्वत की श्रृंखला, नीचे है यही विंध्य पर्वत, नर्मदा और सातपुड़ा, ऊपर है हमारे गंगा और सिंधु का प्लेन, और ये जब पूर्व की तरफ जाता है तब पूर्व की तरफ एक छोटा नागपुर का पठार और आगे जाके शिलोंग का पठार इनसे मर्ज हो जाता है। तो ये पूरी जो बाउंड्री है ये हमारे मध्य भारत के पठार की बाउंड्री है। दोस्तों तो पहले शुरुआत करते हैं इस राजस्थान के पठार की, जिसका नाम है मेवाड़ का पठार। दोस्तों मेवाड़ का पठार ये हमारे राजस्थान इस राज्य में आता है। अरावली पर्वत श्रृंखला जो है उसको ही लग के ये पूरा पठार है। इस पठार को उदयपुर का भाग ऐसे भी समझता है या उदयपुर का प्रदेश ऐसे भी समझते हैं। दोस्तों ये पूरा इलाका और इसको लग के जो अरावली पर्वत है ये अपना कोटा और मार्बल, इन बहुत इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन मटेरियल के लिए, मिनरल्स के लिए जाना जाता है। अगर आप इसकी ज्योग्राफी देखो तो पूरे मेवाड़ के पठार में नीचे दो नदियां बहती है, एक है साबरमती और दूसरी माही। ये दो नदियां बह के जाती है खंबात के खाड़ी में। लेकिन सबसे ज्यादा प्रदेश जो कोई नदी अगर पार करती है उस नदी का नाम है चंबल। दोस्तों चंबल की एक नदी है जो यमुना की उपनदी है। ये पूरा प्रदेश चल के ये नदी यमुना को जाके मिलती है। एक शब्द है जो मुझे लगता है कि हम सभी हमेशा कंफ्यूज होते हैं, हमेशा लगता है हमें कि ये दोनों शब्द एक है मारवाड़ और एक है मेवाड़। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मारवाड़ और मेवाड़ एक ही है, लेकिन दोस्तों वैसे नहीं है। ये अरावली पर्वत जो है उसके वेस्ट में पश्चिम की ओर है मारवाड़ और उसकी पूर्व की ओर है मेवाड़। मारवाड़ इस शब्द का अगर आप अर्थ देखोगे तो मारू यानी डेजर्ट, मारू यानी रेगिस्तान और वाड़ यानी प्रदेश। तो रेगिस्तान वाला प्रदेश यानी मारवाड़, जो जिसे हम जोधपुर रीजन या जोधपुर प्रदेश के नाम से भी जानते हैं, और उसके ईस्ट में पूर्व की ओर है मेवाड़। तो दोनों में फिर कई सारे बाकी के डिफरेंसेस भी है। तो चले जाते हैं आगे के दूसरे पठार की ओर। दूसरा पठार जो पूर्व की है, जो मेवाड़ के पठार के पूर्व की ओर है, उसका नाम है मालवा पठार। दोस्तों ये मालवा पठार हमारे भारत के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण से पठार है। इसका एक बहुत रोमांचक ऐसा इतिहास है। दोस्तों हमारे पूरे भारत के इतिहास में, यानी प्राचीन भारत से लेके मध्ययुगीन भारत से लेके हमारे दिल्ली सल्तनत और उसके बाद है अंग्रेज, 1947 तक ये पूरा पठार एक पॉलिटिकली सबसे इंपॉर्टेंट ऐसे पठार था। हर राजा, हर सल्तनत, यहां तक के अंग्रेजों ने भी इस पठार को एक स्वतंत्र प्रदेश के अनुसार इसका एडमिनिस्ट्रेशन किया है। और इसका कारण यह है कि ये जो पठार है मालवा पठार, ये था एक राज्य और उस राज्य का नाम है
अवंती। दोस्तों दुनिया में भारत में ऑफकोर्स, लेकिन पूरी दुनिया में सबसे समृद्ध राज्य में से एक है ये हमारा अवंती राज्य, जिसकी राजधानी है उज्जैन। दोस्तों उज्जैन और ये अवंती राज्य हमारे प्राचीन कालों में से व्यापार के लिए, संस्कृति के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए सबसे समृद्ध ऐसा प्रदेश है। यानी हमारा मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, ये जो संस्कृति की शुरुआत हुई ये हम सभी जानते हैं। उसके बाद दूसरे फेज में जो जो शहर, नगर, राज्यों का निर्माण हुआ उसमें आया ये अवंती राज्य। राजा नंद, उसके बाद विक्रमादित्य, उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद गुप्ता, उसके बाद परमार, उसके बाद दिल्ली सल्तनत, सम्राट अशोक से लेके कई सारे जो भी साम्राज्य यहां हुए, जो भी सल्तनत यहां हुए, उन्होंने ख्याल रखा इस अवध की भूमि का, इस उज्जैन का। दोस्तों अंग्रेजों ने भी बहुत इंपॉर्टेंट इनका ख्याल रखा था और 1947 तक, हमारे आजादी तक, ये पूरा जो पठार है, ये पूरा जो अवंती का भाग है, अवंती का राज्य है, वो अपने आप में एक स्वतंत्र राज्य था। दोस्तों जैसा हम देखते हैं कि पॉलिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट था। किसी भी राज्य ने हमेशा अपने साम्राज्य में इस अवंती के राज्य का ख्याल रखा। अंग्रेजों ने भी इसका ख्याल रखा क्योंकि एक बहुत बड़ा सेंटर तो था ही, लेकिन ये एक बहुत महान ऐसा लर्निंग सेंटर था। मैं हमेशा कहता हूं कि दुनिया के सभी जितने भी विश्वविद्यालय थे वो भारत में थे, और उस सभी सेंटर्स में सबसे महत्वपूर्ण पढ़ाई का सेंटर अगर कुछ था, विद्यालय कुछ था, तो वो था उज्जैन। पूरी दुनिया में उज्जैन का नाम था। और ये उज्जैन कैसे बना? तो वहां के जो राजा थे, जो साम्राज्य थे, जो सल्तनतें थे, उन्होंने सबने इसको कंट्रीब्यूट किया है। लेकिन एक राजा, जिस राजा ने इस अवंती को, इस उज्जैन को दुनिया की सबसे बड़े विद्यालय बनाया, उस राजा का नाम था विक्रमादित्य। राजा विक्रमादित्य, जिसे चंद्रगुप्त टू ऐसे भी कहते हैं, यह वो राजा था जिसने अपने दरबार में हर विषय के जो विद्वान, हर विषय के जो पंडित है, उनको अपने दरबार में रखा, उनको जो चाहिए था वो दिया, और उनके कला को विकसित करने के लिए उसने बहुत ज्यादा मेहनत की। और यही कारण था कि इनके टाइम में थे कवि कालिदास, इनके टाइम में थे वराहमिहिर दुनिया के सबसे बड़े गणितज्ञ हैं। आज अभी रिसेंटली अमेरिका, यूरोप, बाकी के देश इनकी जो गणितीय चीज है उसको समझने लगे हैं। इनके पास थे ब्रह्मगुप्त दुनिया के सबसे बड़े एस्ट्रोनॉमी साइंटिस्ट में से है। उन्होंने जो कुछ चीजें बताई है, जो थियरीज उन्होंने तब बताई है, आज उस थियरी पे काम कर रही है नासा और बाकी के कई सारे लोग जो एस्ट्रोनॉमी में काम करते हैं। तो दोस्तों ये है संस्कृति इस अवध की और उज्जैन की। लेकिन मैं और एक बात बताऊं कि ये प्रदेश, ये अवंती, ये मालवा, ये हमारे पूरे भारत का एक बौद्धिक संपदा का केंद्र था, इंटेलेक्चुअल सेंटर ऑफ इंडिया। यानी समझ सकते हैं आप कि ये कितना इंपॉर्टेंट था पूरे भारत देश में। और ऑफ कोर्स सभी राज्यों ने मिलकर एक संस्कृति का ही निर्माण किया था कि ये पूरा प्रदेश, ये मालवा, ये उज्जैन, ये अवध, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसा प्रदेश करके लोग इसको समझने लगे। लेकिन एक राजा जिसने इसके एकदम ऊंचाई तक लेके गए, उस राजा का नाम था राजा भोज। दोस्तों राजा भोज एक अद्भुत व्यक्ति थे। राजा भोज एक ऐसे व्यक्ति थे, ये इतने विद्वान थे कि वो फिलॉसफी, योगा, मेडिसिन, वेटरनरी मेडिसिन, कंस्ट्रक्शन, टाउन प्लानिंग, आर्किटेक्ट, आर्चरी, यानी आप कोई भी चीज लीजिए उसमें वो पारंगत थे। और उन्होंने फिर इस अवंती का जो नाम है वो पूरे अपने चरण सीमा पर लेके गए। तो चलिए उसके बाद का जो पठार है, उस पठार का नाम है बुंदेलखंड पठार। बुंदेलखंड पठार आज की तारीख में ये मालवा पठार के पूर्व की ओर है, लक्के है, और ये यूपी और एमपी इन दोनों प्रदेश में आता है। दोस्तों कई सारे लोग हैं, कई सारे महान हस्तियां हैं जो इस बुंदेलखंड से निकली है, जिन्हें ग्रेट बुंदेली ऐसे कहते हैं। जिसमें है तुलसीदास, जिन्होंने रामचरितमानस लिखा, जिसमें थी रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, जिसमें थे मेजर ध्यानचंद, और ऑफ कोर्स हमारे रजनीश ओशो, और ऐसे कई सारे महान व्यक्ति इस प्रदेश से निकले हैं। दोस्तों इसके बाद में जो लक्के पठार है उसका नाम है बाघेलखंड पठार। यह पठार भी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश इन दोनों में है।
नेक्स्ट, और मुझे लगता है कि पूरे भारत में सबसे महत्वपूर्ण पठार अगर कोई है तो उसका नाम है छोटा नागपुर पठार। हाँ दोस्तों, ये छोटा नागपुर पठार, इसका नाम जो आया है, तो नागपुर ये जो नाम है, तो वहां जो पहले से लोग रहते थे नागवंशी, उनसे आया है नाम नागपुर। और छोटा करके एक छोटा सा गांव है, छोटा गांव जो रांची शहर के आउटस्कर्ट्स में है, तो इससे बना ये छोटा नागपुर पठार। दोस्तों ये छोटा नागपुर पठार, अगर आप इसका एरिया देखोगे तो आज की तारीख पे जितना ये पूरा झारखंड का राज्य जो है, झारखंड स्टेट जो है, वो पूरा झारखंड स्टेट इस छोटा नागपुर पठार के ऊपर है। लेकिन इसके अलावा झारखंड को लग के जो बाकी के राज्य भी हैं, जैसे बिहार है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, इन सभी राज्यों में भी इस छोटे नागपुर पठार का एक्सटेंशन है। दोस्तों इस छोटा नागपुर पठार के वहां लोकली लैंग्वेज में कई सारे जो वर्गीकरण है, रीजनल वर्गीकरण है, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भारत की इकोनॉमी के लिए। और इसका कारण यह है कि इसके बहुत सारे मिनरल रिसोर्सेस। दोस्तों भारत में जितने भी मिनरल्स पाए जाते हैं उसमें सबसे रिच, सबसे ज्यादा मिनरल्स अगर कहीं मिलते हैं तो वह है छोटा नागपुर पठार। आज हम दुनिया में दूसरे स्थान पे है कि सबसे ज्यादा कोयला का निर्माण करने वाले, लेकिन सबसे ज्यादा कोयले के डिपॉजिट है इस छोटा नागपुर में। आयन यानी लोहा के भी सबसे ज्यादा जो खदानें हैं वो यहां इधर है। लेकिन उतना ही नहीं, कॉपर से लेके मैग्नीज से लेके जो भी आप बोलोगे मैक्सिमम इस प्रदेश में नजर आते हैं। लेकिन इसके अलावा इस प्रदेश का बहुत सारा इंपॉर्टेंस हमारे पर्यावरण के लिए भी है। दोस्तों इस छोटा नागपुर पठार के ऊपर ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल ऐसे बहुत डेंस ऐसे जंगल हैं। भारत में जितने सबसे महत्वपूर्ण, सबसे डेंस, सबसे ज्यादा स्ट्रांग ऐसे जो जंगल है वो इसमें पाए जाते हैं। और यही कारण है कि हमारे भारत में जितने भी अभयारण्य हैं, मैक्सिमम अभयारण्य इस झारखंड या इस छोटा नागपुर पठार के ऊपर है। और इतना ही नहीं, भारत में सबसे ज्यादा संरक्षित वन, चाहे वो शेर के लिए हो सकते हैं, किसी दूसरे पक्षी के लिए, प्राणी के लिए हो सकते हैं, वो सभी कॉन्सेंट्रेटेड है इस छोटा नागपुर के ऊपर। दोस्तों इसके बाद लग के जो आखिरी पठार है, इसका नाम है शिलोंग पठार या मेघालय का पठार। जैसे नाम से ही हम लोग समझ सकते हैं कि ये जो पठार है ये मेघालय में है। और इस पठार के आजू बाजू कई सारे पर्वत हैं, गारो, खासो, जैंतिया, ऐसे सभी तरह के पर्वतों से ये घिरा है। तो चलिए समझते हैं, ये तो था मध्य भारत का पठार। अभी समझते हैं दक्कन का या पेनिनसुलर पठार। तो दोस्तों इसकी जो बाउंड्रीज है, दक्कन के पठार की जो बाउंड्रीज है, वो आप देखोगे तो ऊपर नॉर्थ की ओर उत्तर दिशा में है विंध्या, नर्मदा, जो ऊपर की जो बाउंड्री है वो। नीचे अगर आप देखोगे तो राइट साइड में है राइट साइड में है पश्चिम घाटी और लेफ्ट में है पूर्व की घाटी। तो एक ट्रायंगल बनता है हमारी इस पेनिनसुला में, और इस पूरे ट्रायंगल में है हमारा दक्कन का पठार। अब इस दक्कन के पठार के भी अलग अलग डिविजन्स है, अलग अलग वर्गीकरण है। वो इसके बेसिस पे है कि किस देश में, किस राज्य में ये पठार आता है। तो अगर आप देखोगे तो इसमें महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना ऐसे अलग अलग इसके नाम है। दंडकारण्य करके भी उनका एक नाम है। कुछ लोग बोलते हैं कि छोटा नागपुर का पठार जो है ये इसका ही एक एक्सटेंशन है। तो अलग अलग थियरीज है। तो चलिए समझते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले है महाराष्ट्र का पठार। दोस्तों महाराष्ट्र में अगर आप देखोगे तो महाराष्ट्र में जो पश्चिम घाटी है, वेस्टर्न घाट, उसको लेके पूरा जो दूसरा इलाका, जो पूरब की ओर जाने वाला महाराष्ट्र का सब इलाका वो पठार के ऊपर है। अब इसमें एक रोमांचक बात यह है कि ये जो लावा, बहुत सारा महाराष्ट्र और कर्नाटक का जो पठार है वो लावा की वजह से या ज्वालामुखी की वजह से बना है। तो इसके ऊपर जो लावा है, लावा क्या कर सकता है, तो दो चीज में लावा रह सकता है। एक तो लावा जमीन के बाहर आ सकता है और जमीन के ऊपर वो छाया रह सकता है। नहीं तो लावा क्या करता है कि फिर से जमीन के अंदर जो पर्वत या पत्थर होते हैं उसके अंदर चला जाता है। तो जब ये जमीन के ऊपर रहता है तो अब ये बहुत अच्छी उपजाऊ ऐसी मिट्टी तैयार करता है, जो मिट्टी ये आयरन, मैग्नीशियम इसमें बहुत रिच, फर्टाइल होती है।
और ऐसी ही मिट्टी बनाई है महाराष्ट्र में और कर्नाटक में। दोस्तों इसके अलावा जब ये लावा अंदर पत्थरों के बीच में जाता है तब एक अच्छी खदान तैयार कर सकता है, कुछ अच्छे मिनरल्स हमें प्रदान कर सकता है। दूसरा जो इसका पठार है उसका नाम है कर्नाटक का पठार। तो कर्नाटक राज्य में जो पठार है उसके हिसाब से आता है और इसके दो अलग अलग भाग हो सकते हैं, एक है मालनाद और दूसरा है मैदान। तो मालनाद यानी कर्नाटक का वो पठार कि जिसमें थोड़े थोड़े ऊंचाइयां या पहाड़ है, और मैदान यानी वो पठार कि जो पूरी तरह से प्लेन है। इसके आगे बाद में है तेलंगाना का पठार जो इन दोनों को लग के है। दोस्तों अभी ये जो पठार है, ये जो डेक्कन का पठार है, ये पेनिनसुलर पठार है, इस पे बहुत ज्यादा नदियां भी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट वैशिष्ट्य इसका यह है कि इस पठार के ऊपर बड़ी बड़ी लंबी लंबी नदियां हैं, ऐसी नदियां कि जिनकी कई सारी उपनदियां हैं, और इन्होंने मिलकर एक बहुत अच्छे बेसिन्स भी तैयार किए हैं। अभी ये जो डेक्कन की नदियां हैं, ये दो तरह का इनका वर्गीकरण है। एक तो वो नदियां जो पश्चिम की ओर बहती है और दूसरी वो नदियां जो पूरब की ओर बहती है। अब इसमें सबसे ज्यादा जो नदियां है वो पूरब की ओर जो बहती है वो नदियां है। और लेकिन सबसे स्पेशल बात यह है कि मैक्सिमम नदियां यानी पूरब की ओर बहे या पश्चिम की ओर, ये दोनों नदियां निकलती है वेस्टर्न घाटी से। तो चलिए पहले देखते हैं पूरब की ओर जाने वाली नदियां। तो पूरब की ओर जाने वाली नदियां अगर आप देखोगे तो ऊपर से अगर आप देखोगे तो ऊपर की नदी से दामोदर, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेल्लार, ऐसी कई सारी नदियों के नाम आपको दिखाई देंगे। ये सभी जो नदियां हैं, इन नदियों की बहुत सारे छोटी छोटी उपनदियां हैं, और ये जब आती है ये सभी जाके मिलती है बंगाल के उपसागर को। लेकिन एक बहुत लंबा ऐसा सफर ये तय करती है, और इस बहुत बड़े लंबे सफर में फिर क्या करते हैं कि आजू बाजू का जो प्रदेश है उसमें वो बेसिन तैयार करती है, एक उपजाऊ मिट्टी को डालती है, निर्माण करती है, और एक बहुत अच्छी उपजाऊ प्रदेश उसमें तैयार करती है। दोस्तों इसके अलावा अगर वेस्ट की तरफ यानी पश्चिम की ओर बहने वाली जो नदियां हैं, वो सभी नदियां निकलती है वेस्टर्न या पश्चिम की घाटी से और जाके मिलती है हमारे अरेबियन सागर को सॉरी। ये सभी नदियां अगर आप देखोगे तो उनका प्रदेश बहुत छोटा होता है, बहुत छोटी लेंथ के लिए ये सफर तय करती है। तो कोई भी नदी एक तो बड़ी नहीं है, किसी का भी बहुत बड़ा पठार या बेसिन नहीं है जितना बड़ा बेसिन इन पूरब की ओर जाने वाली नदियों का है। और अगर आप देखोगे तो अगर गुजरात से लेके नीचे केरला तक ये सभी जो नदियां है, ये छोटी छोटी नदियां घाटी से निकल के समुद्र को जाके मिलती है। बेसिन कम, मिट्टी कम, और ये इश्यूरी या खाड़ियां ज्यादा तैयार करती है। इस दक्कन का जो पठार है, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट वैशिष्ट्य यह भी है कि इसमें बहुत सारी संस्कृतियों के लोग रहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जो अलग अलग बोली भाषा बोलते हैं। यानी अगर आप देखोगे तो महाराष्ट्र में जो मराठी बोलते हैं, उड़ीसा में जो ओरिया बोलते हैं, इन दोनों भाषाओं दोनों जो भाषा है वो इंडो आर्यन ये जो भाषा है उससे आती है। और अगर साउथ की भाषा में देखोगे तो तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम, ये सभी जो भाषा है वो द्रविडियन या संस्कृत से आती है। और ऐसे अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग कल्चर के लोग इस दक्कन पठार में रहते हैं। इस पठार का हमारे देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट महत्व है। देखते हैं सबसे पहले तो ऑफकोर्स इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। दोस्तों अर्थव्यवस्था के लिए यह पठार बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई सारे इंडस्ट्री को लगते हैं अलग अलग तरह के मिनरल्स है ना क्या। तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए जो कोटा मार्बल हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो भी मिनरल है। एनर्जी के लिए हम लोग जो कोयला इस्तेमाल करते हैं वो भी मिनरल है। ऑयल एंड गैस ये जो चीज हम लोग निकालते हैं, आई मीन जमीन से निकली हुई कोई भी चीज उसको मिनरल कहते हैं। तो ये क्रूड ऑयल, गैस जितना भी हमें मिलता है वो भी उस मिनरल्स में आता है। और इसके अलावा ऑफकोर्स ऐसे मिनरल जिनसे फिर धातु बनते हैं, तो इस लोहा हो सकता है, कॉपर हो सकता है, मैग्नीज हो सकता है, ऐसे सब कुछ हो सकता है। ये सभी तरह के जो मिनरल है वो आते हैं, रहते हैं इस पठार के ऊपर। अभी देखिए ये हमारे मिनरल्स का भारत का नक्शा है। इसमें अगर आप देखोगे थोड़े से कुछ एक्सेप्शन छोड़ के पूरे मिनरल्स
सभी तरह के मिनरल्स, यानी ऑयल गैस से लेके पूरे इस धातु तक, कोयले तक, सभी तरह के मिनरल्स हमें मिलते हैं इन पठारों के ऊपर। दोस्तों, इसके लिए ये सभी जो प्रदेश है, ये सभी जो पठार है, ये माइनिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत जाने जाते हैं। अपने देश के मैक्सिमम ऑलमोस्ट सभी तरह के जो माइंस है, वो यानी खदानें, वो इस पठार में दिखाई देती है। और कोल, दोस्तों कोल प्रोडक्शन में जैसा मैंने कहा कि हमारा देश पूरी दुनिया में कोयले के लिए दूसरे स्थान पे है। पूरी दुनिया में जितना भी कोयला बनता है, भारत दूसरे क्रमांक पे है। सबसे ज्यादा कोयला हम लोग बनाते हैं। नंबर 1 है चाइना, उसके बाद है हम। और ये कोयला बनाने की ये सभी खदानें मैक्सिमम इस जगह पे है, यानी सबसे ज्यादा मैक्सिमम अगर आप देखोगे तो झारखंड में है। झारखंड में बोकारो, रांची, रानीगंज, ये सभी ऐसे प्रदेश है, जगह है कि जहां बहुत बड़ी बड़ी खदानें हैं। आज भी हमें जितनी इलेक्ट्रिसिटी बिजली लगती है, भारत बिजली का इस्तेमाल करने में 6वें स्थान पे है। हमारे पास इतनी आबादी है, इतने लोग हैं। दोस्तों पूरी दुनिया में जितना भी कोयले का निर्माण होता है, भारत का दूसरा स्थान है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कोयला निर्माण करते हैं हम, चाइना के बाद। और ये कोयला कहां से आता है? तो कोयला आता है इन खदानों से, कोयला आता है इन पठारों से। सबसे ज्यादा कोयले की खदानें जो है वो इस झारखंड में है। झारखंड में बोकारो, रानीगंज, रांची, ये ऐसी प्लेसेस है कि जहां बहुत ज्यादा कोयले का निर्माण होता है। बहुत बड़ी बड़ी खदानें इसमें है। आज हमारे देश में जितनी भी बिजली का निर्माण हम लोग करते हैं, हम दुनिया के 6वें स्थान पे है कि सबसे ज्यादा बिजली का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। इतनी आबादी हमारे पास है, लेकिन उसमें अगर आप देखोगे तो 55% से लेकर 60% जो बिजली हमें लगती है, वो आज भी हम लोग कोयले से तैयार करते हैं। तो ये सब कोयला, ये सब कुछ आता है इन पठारों की वजह से। दूसरे, जैसा मैंने बताया कि लोहा हो, मैग्नीज हो, कॉपर हो, या इनफैक्ट इवन आपका गोल्ड, सोना, आपने नाम सुना होगा कोलार गोल्ड फील्ड, या केजीएफ 1, केजीएफ 2, ये भी है कर्नाटक के उस पठार के ऊपर भी। दोस्तों इसके अलावा इन पठारों ने एक बहुत अच्छी उपजाऊ जमीन का निर्माण किया है। महाराष्ट्र, कर्नाटक में अगर आप देखोगे तो इस लावा की वजह से एक बहुत काली ऐसी मिट्टी तैयार हुई है कि जो अपने आयन, मैग्नीज में बहुत ज्यादा उसमें ये तत्व है, जिसके वजह से ये पूरे उस प्रदेश में एक कॉटन सॉइल, यानी काली मिट्टी, जिसमें बहुत अच्छा कपास की निर्मित होती है, इस नाम से वो जानी जाती है। दोस्तों इसके अलावा जैसे हमने देखा कि दक्कन और बाकी के जगह में भी बहुत सारी नदियां हैं, और नदियां, उपनदियां हैं, और इन नदियों के ऊपर भी कई सारे ऐसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने तैयार किए हैं। हमें जितनी भी बिजली लगती है, 13% बिजली ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से आती है। यानी दुनिया में सबसे ज्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर यूज करने वाले देशों में है भारत। और क्यों हमारे पास इतने सारे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं? क्योंकि हमारे पास भगवान ने कुदरत ने दिए हुए इतनी सारी नदियां हैं। तो इससे कई सारे प्रोजेक्ट है हमारे इस पठारों के ऊपर। इसके अलावा टूरिज्म, दोस्तों मैं कह सकता हूं कि भारत में ये इस पठारों की वजह से जो कुछ भू प्रदेश बने हैं, कुछ जो प्रदेश बने हैं, जो टूरिज्म स्पॉट्स बने हैं, वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। कहां जाओगे आप? जब टूरिज्म के लिए जाते हो तो क्या है, आप जंगल देखोगे, पहाड़ देखोगे, बीच पे जाओगे, और क्या। लेकिन दोस्तों जिस तरह के प्रदेश हमारे भारत देश में है, जिस तरह के प्रदेश इन सारे पठारों के ऊपर है, अगर आप देखोगे तो पूरी दुनिया में ऐसे प्रदेश नहीं है, ऐसे स्पॉट्स नहीं है जो हम सभी ने जाके देखनी चाहिए, चाहे वो मध्य भारत हो, चाहे वो हमारा दक्कन का पठार। तो दोस्तों इसके अलावा ये पूरा जो प्रदेश है, जैसे मैंने कहा कि इसमें बहुत सारा एनवायरनमेंट को लेकर बहुत घने ऐसे जंगल है, बहुत उपजाऊ ऐसी सब प्रदेश है, और इसमें इसी की वजह से है हमारे बहुत जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी। हर तरह के पशु, पक्षी, प्राणी, वनस्पति बहुत सारी इसमें नजर आती है। लेकिन दोस्तों अभी इतना सब कुछ कंट्रीब्यूशन करने के बाद आज हमारे ये जो इलाके हैं, जहां प्लेटू या पठार नजर आते हैं, इन सारे प्रदेशों में बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं, कुछ चुनौतियां हैं। चलो देखते हैं क्या। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि इन जमीनों में जितनी फर्टिलिटी है, जो उपजाऊपना है, वो उपजाऊपना
उसकी जो कैपेसिटी है वो बाकी के प्रदेशों से कम है। यानी अगर आप इसी जमीन की अगर आप कंपैरिजन करोगे नॉर्थ के जो अपने प्लेन है, गंगा सिंधु का जो मैदान है उसके साथ, तो बहुत ही कम उपजाऊ या फर्टिलिटी ये प्रदेश है। इसका कारण यह है कि यहां बहुत ज्यादा मात्रा में पत्थर दिखाई देते हैं। यानी सॉइल या मिट्टी है उसकी जो इंच है वो बहुत कम होती है। और वहां अगर आप जाओगे गंगा सिंधु के प्लेन में तो बहुत घने ऐसी उसमें मिट्टी और बाकी की चीजें होती है, बहुत ज्यादा पानी ऐसी मिट्टी सोख के रखती है। और यही फिर पानी वहां उन प्रदेश में जो खेती होती है उनको मिलती है। लेकिन यहां अगर दक्कन का पठार, बाकी कुछ पठार अगर आप देखोगे तो वहां मिट्टी बहुत कम है, तो इसीलिए पानी का होल्डिंग की जो कैपेसिटी है वो इसमें कम है और इसीलिए वो फर्टिलिटी भी इनकी कम है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो ये जो प्रदेश है इनमें बारिश कम होती है। पूरा पेनिनसुला का ये जो पूरे राज्य में फैला हुआ ये जो हमारा पठार है उसमें बहुत कम वर्षा होती है। इसका कारण यह है कि ये जो वर्षा लेके बारिश लेके आते हैं बादल, ये पहले हमारी इस पश्चिम घाटी में पूरा बरसते हैं, उनको वर्षा या बारिश देते हैं और उसको छोड़ के जब वो आते हैं इस पठार के ऊपर बहुत कम मॉइस्चर, बहुत कम बारिश इन बादलों में होती है। तो इसलिए पूरा जो प्रदेश है इसमें रेनफॉल भी कम है। इसके अलावा ये दोनों चीजों की वजह से अगर आप देखोगे तो एग्रीकल्चर की जो उत्पादकता हमारे इस दक्कन के पठार या बाकी के पठारों में वो बाकी के मैदानी प्रदेशों से कंपैरिजन में बहुत कम है। लेकिन मुझे लगता है कि इसका कंपैरिजन भी नहीं करना चाहिए। ओके, एक तो कम है हम सभी जानते हैं, लेकिन जितना पोटेंशियल है अगर कोई भी जमीन, अगर हम यही चीज कंपेयर करें किसी बाहर के देशों के साथ, इजराइल के साथ, बाकी कई सारे देशों के साथ, अमेरिका के साथ, यूरोप के साथ, उनके पास तो जो जमीन है उसमें तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी तत्व नहीं है। फिर भी इजराइल क्या करता है हम देखते हैं। उसी हिसाब से अगर हमारे इस प्रदेश में भी जो पोटेंशियल है, जो करना चाहिए, क्या वो हम लोग करते हैं? तो नहीं। जितना पोटेंशियल में जितनी खेती होनी चाहिए, जितनी उत्पादकता होनी चाहिए, वो इसमें नहीं है। दोस्तों, इसके अलावा हमारे जो किसान हैं उनकी होल्डिंग बहुत छोटी है, बहुत छोटे छोटे जमीन के टुकड़े इनके पास है, जिसकी वजह से कोई भी टेक्नोलॉजी, तंत्रज्ञान, कोई भी मशीनरी अगर इसमें काम करें हम लोग तो नहीं कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम है। और जिस तरह से पानी का व्यवस्थापन ये पूरे पेनिनसुलर और बाकी के रीजन में है, अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम जो इरिगेशन है यहां वो आता है इन कुएं से। मैक्सिमम कुएं दिखेंगे आपको, कुएं है या बोरवेल है। अभी हमारे इस दक्कन के पठार में किस तरह का भूस्तर रचना है, किस तरह से हमें करना चाहिए, चाहे वो दक्कन का पठार हो चाहे कोई भी हो, तो वहां के उस जमीन को लेके हमने पानी का व्यवस्थापन करना चाहिए, पानी का इरिगेशन करना चाहिए। वैसे तरह का पानी लेके हम लोगों ने हम किसान खेती के लिए या बाकी चीजों के लिए उसका इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन आज की तारीख में अगर आप देखोगे तो बहुत पानी ज्यादा हम लोग निकाल रहे हैं, चाहे वो बोरवेल हो चाहे वो कुएं हो, इससे इतना ज्यादा पानी निकाल रहे हैं कि नीचे जो पानी का जो स्तर है जमीन के नीचे वो बहुत ही नीचे गया, और ये बहुत दुख की बात है। इसके अलावा हर दिन जो बढ़ता जा रहा है ग्लोबल वार्मिंग, उसकी वजह से तो ऐसे प्रदेश जिनके पास बहुत कम वर्षा होती है वह अचानक से बाढ़ आती है। ऐसे प्रदेश जहां नॉर्मल जो वर्षा होती है वहां सालों तक, 3-4 सालों तक हमेशा आपको फिर बहुत ज्यादा ऐसा सूखा दिखाई देगा। और इसकी वजह से जो टेबल के जमीन के अंदर में जो पानी है वो भी बहुत कम होता जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग तो कितने सारे प्रकार, कितनी सारी चीजें, चाहे सॉइल हो, उत्पादकता हो, क्लाइमेट हो, हर चीजों के ऊपर असर हो रहा है इस क्लाइमेट ग्लोबल वार्मिंग का। दोस्तों, इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चुनौती हमारे सामने है वो है आदिवासी ट्राइबल्स। दोस्तों, इन पहाड़ों में इन सभी तरह के जो अलग अलग पठार है इनमें सबसे ज्यादा जो लोग रहते हैं, जो मूल निवासी अगर हम इनको बोल सकते हैं, वो है ट्राइबल्स, वो है आदिवासी। दोस्तों, आज इन आदिवासी की परिस्थिति बहुत ही ज्यादा खराब है। पूरे भारत में जितने भी आदिवासी अलग अलग क्षेत्र में रहते हैं, सबसे खराब परिस्थिति आज इनकी है। ये वो आदिवासी है कि जो सालों से, यानी हजारों सालों से यहां रहते हैं और उनका आजू बाजू की जो पर्यावरण है, जो जंगल है, उनके साथ एक बहुत गहरा ऐसा रिश्ता है। उनकी सामाजिक व्यवस्था, उनकी आर्थिक व्यवस्था, सब कुछ इस जंगल को, इस पर्यावरण को लग के है। इनमें एक ऐसी
ऐसी मानसिकता होती है, एक ऐसा कल्चर इनमें होता है कि सबसे पहले वो कम्युनिटी का विचार करते हैं, खुद के फैमिली का नहीं। अगर आप देखोगे, अगर आप इनके बारे में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि आदिवासी लोग हमेशा एक कम्युनिटी में, जैसे झुंड बोलते हैं ना, तो उसमें रहते हैं, उनका ही विचार करते हैं, खुद के फैमिली का नहीं। और उससे भी ज्यादा विचार करते हैं वो अपने आजू बाजू के जंगल का। और उनकी पूरी तरह से जो सामाजिक, आर्थिक, सभी तरह की जो आज अभी तक की जो व्यवस्था है, एक बहुत ही अच्छे संतुलन में है। जिस पठार के ऊपर ये रहते हैं, जिस जंगलों में ये रहते हैं, उन जंगलों के साथ इनका एक बहुत अच्छा ऐसा सहजीवन है, बहुत सारे सालों से, हजारों सालों से। लेकिन हमने क्या किया है, ये जो उनका संतुलन है, ये उनकी जो ये प्रकृति की एक रचना जो बनी हुई है हजारों सालों से, उसको पूरी तरह से डिस्टर्ब, मैं तो डिस्टर्ब ही नहीं बोलूंगा, डिस्ट्रॉय करके रखी है हमने। ये पूरा जो, और ये आदिवासी जो लोग हैं, ट्राइबल्स हैं, ये बहुत ख्याल रखते हैं हमसे ज्यादा इन सभी परिस्थिति को, इन सभी ये जो प्राकृतिक इनका एक जो इकोसिस्टम है, एक संतुलन बना हुआ है, इस पूरी तरह से बर्बाद किया हम लोगों ने। और आज की तारीख में अगर आप देखोगे तो इस कोयल, सिर्फ कोयल का एक जो एग्जांपल है, आज हमारे देश में जितना भी कोयला तैयार होता है, कोयला निर्माण होता है, आपको पता है इस कोयले की खदानों की वजह से कितनी बड़ी हानि इन सभी पर्यावरण की, हमारे लोगों की, आदिवासी की, इन पठारों की हो रही है। यानी अगर कोई भी एक कोयले की खदान हो, कुछ किलोमीटर लंबी अगर वो हो, तो इसका मतलब यह नहीं कि सिर्फ उतना ही प्रदेश प्रभावित होता है, उस प्रदेश को लगके कई सारे जीव जंतु, पर्यावरण, पशु पक्षी, और ऑफकोर्स ये सभी लोग, ये सभी हमारे आदिवासी लोग, ट्राइबल्स लोग जो हजारों सालों से वहां रहते हैं, ये पूरी तरह से डिस्टर्ब होते हैं। दोस्तों आज जैसा मैंने कहा कि ये सभी जो प्रदेश है वो बहुत रिच है, वो उसमें बहुत ज्यादा ऐसे मिनरल्स वगैरह पाए जाते हैं, इसलिए हर जगह अगर आप देखोगे ना, तो हर जगह आपको ये कुछ ना कुछ औद्योगिक एक्टिविटी दिखाई देगी। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हमने देखे, जहां जहां बहुत अच्छे खूबसूरत ऐसी जगह है, तो वहां हम लोग डैम बनाते हैं, फिर वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बनाते हैं। और ऐसे इस पूरे प्रोसेस में ये जो वहां के जो लोग हैं, जिन्होंने अभी तक इनका ख्याल रखा है, इन लोगों को हम पूरी तरह से डिस्प्लेस कर रहे हैं। और आदमी की तो ऐसी नीयत है कि जमीन के नीचे कुछ भी मिलेगा, जैसे हम लोग देखते हैं ना, पत्थरों के लिए और सिंपल मिट्टी के लिए वो निकालता है, पूरा डिस्ट्रॉय करता है और उसको जाके बेचता है। लेकिन उसके वजह से हमने आज इस प्रदेश को बहुत ही नुकसान पहुंचाया है। और अगर मैं पर्यावरण की बात करूं, तो पर्यावरण को इतनी हानि इस खदानों की वजह से होती है, माइनिंग की वजह से होती है, जो हम शायद फिर से कभी उसको ले नहीं पाएंगे, चुका नहीं पाएंगे। तो क्या है सॉल्यूशन, क्या क्या कर सकते हैं इसके बारे में? तो दोस्तों जरूरी है ये औद्योगिक विकास, सामाजिक विकास, जिस तरह से आबादी बढ़ रही है, जिस तरह से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, हमें बहुत चीजों की जरूरत लगती है, ये मिनरल्स की जरूरत लगती है, लेकिन किस तरह इनका उपयोग होना चाहिए, किस तरह इनको निकलना, इसका इस्तेमाल होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये पूरा जो प्रकृति का एक संतुलन है उसका ख्याल रखें। ये हमारे धरती माँ ने, इस पर्यावरण ने एक इतने करोड़ों सालों से सबका ख्याल रखा है ना, ये जो संतुलन बनाए रखा है, इस संतुलन का ऑफकोर्स पहला हमने उसके बारे में सोचना चाहिए। कोई भी विकास इस संतुलन को छोड़ के बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तभी हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर पाएंगे। कोई भी चीज, कोई भी इंडस्ट्री अगर आप चला रहे हो, कोई भी चीज अगर आप कर रहे हो, तो आप में ये ख्याल रखना पड़ेगा कि वहां के रहने वाले लोग, वहां की जो जनसंपदा, वहां का एनवायरनमेंट, इसका ख्याल हम लोग पहले रखें। दूसरा, ये जो लोकल्स वहां के लोग हैं, अगर कुछ चीज भी कर रहे हैं हमारी, उनके हमेशा के लिए जो जो परमानेंट उनकी जो रोजी रोटी है, उनका जो उनके जो एम्प्लॉयमेंट है, इनकम है, उसका ख्याल रखना पड़ेगा ना। ये बहुत सारी केंद्र की राज्य की ऐसी सारी योजनाएं आती है, कुछ काम होता है औद्योगिक, तो थोड़ा उसी टाइम पे उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है, बाद में नहीं मिलता। ये नहीं होना चाहिए। जो जहां तक वाटर मैनेजमेंट की बात है, तो दोस्तों पानी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, और हमें कुदरत ने इतना दिया है, वो काफी है। जो भी चीजें आपको लगती है ना, हमें लगती है, चाहे वो खुद का डोमेस्टिक यूज हो, एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्री हो, हमें पर्याप्त पानी इस कुदरत ने दिया है। लेकिन उसका इस्तेमाल कैसे करें, उसका नियोजन कैसे करें, उसका कंजर्वेशन कैसे करें, यह हमें सोचना चाहिए। दोस्तों इसके अलावा जो खेती हम लोग करते हैं, तो खेती भी हर प्रदेश में अलग अलग तरह की हो सकती है। मेवाड़ के प्लाटू में हम लोग जो खेती करेंगे, वो हम लोग तेलंगाना के प्लाटू में नहीं कर सकते। हर एक की अपनी एक स्थानिक परिस्थिति है, जमीन है,
हवा है, क्लाइमेट है। तो उस तरह से इस एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस करनी चाहिए। हमें जितने पानी इस उस खेती के लिए लगता है, उस पानी का नियोजन भी हम लोगों ने करना चाहिए। और दोस्तों ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें लोगों का। लोगों ने पार्टिसिपेट करना चाहिए, लोगों ने इसमें आने चाहिए और लोगों ने काम करना चाहिए। लोग जब तक नहीं आएंगे तब तक कई सारे ऐसी चीज है जो सिर्फ योजना, कोई भी बाहर का अधिकारी अगर आपको लगता है कि आके करेगा, कोई बाहर की कंपनी आके करेगी, कोई सरकार आके करेगी, तो ऐसा नहीं होगा। हमारे गांव के लिए, हमारे इस प्रदेश के लिए लोगों ने आके अगर कंट्रीब्यूट किया तो हम लोग ये कर सकते हैं। और इसके लिए डिसेंट्रलाइज अप्रोच चाहिए। यानी बहुत बार क्या होता है कि ऐसे कुछ प्रदेश का अगर कुछ उसको डेवलप करना है या कुछ लोगों के लिए कुछ काम करना है, कुछ योजना बनानी है, तो क्या होता है कि कोई केंद्र सरकार, राज्य सरकार वो पूरे सारे इलाके के लिए, प्रदेश के लिए वो एक योजना बनाती है। लेकिन दोस्तों इस अप्रोच के बजाय हमने डिसेंट्रलाइज अप्रोच करना चाहिए, क्योंकि हर जगह पे जो लोग रहते हैं, जो परिस्थिति होती है स्थानिक, वो अलग अलग हो सकती है। प्रॉब्लम्स अलग हो सकते हैं, सॉल्यूशन अलग हो सकते हैं, बाकी रिसोर्सेस अलग हो सकते हैं। तो उस तरह से डिसेंट्रलाइज वे में ये सब काम होना चाहिए। और इस सभी चीजों में एमसीएल की जो भूमिका है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों एमसीएल कोई भी ऐसा काम नहीं कर रहा है जो आपने कभी तक देखा नहीं, सुना नहीं, या लोग कोई करते नहीं। यानी जो भी प्रॉब्लम आज हमने ये यहां देखे, जो डिस्कस किए, बताए, इसके सॉल्यूशन तो मुझे लगता है सभी लोग जानते हैं। सभी लोग जानते हैं कि पानी का व्यवस्थापन करना चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा, सब लोग जानते हैं। अगर आप कोई डिस्कशन रखेंगे तो सब लोग आके बोल सकते हैं कि नहीं ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो लोग जानते हैं क्या करना है। यहां तक कि बहुत सारे लोग हमारे आजू बाजू एग्जाम्पल ऐसे ना कि खुद करते हैं। कोई सरकार का सपोर्ट, कोई गवर्नमेंट का कुछ यंत्रणा, यहां के वहां के कोई लोग आता है ज्यादा नहीं, पूरी जिंदगी सालों साल मेहनत करते हैं और अपने गांव को, अपने प्रदेश को समृद्ध बनाते हैं। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल अपने साथ में है, अपने आजू बाजू है। कितने सारे एग्जाम्पल मैं हमेशा देता हूं, आज भी दे सकता हूं। तो एमसीएल क्या कर रही है? तो एमसीएल बेसिकली ऐसे ही चीजों के लिए एक तैयार कर रही है, एक मंच। एमसीएल बेसिकली एक मंच तैयार कर रही है, एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रही है कि जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर हम सब लोग इकट्ठा आए और ये सब सिंपल जो सॉल्यूशन है, जो काम है हमारी इस धरती के लिए, हमारे इस गांव के लिए, किसानों के लिए, वो करे। बस इतना ही ये महत्वपूर्ण जो भूमिका है वो एमसीएल की है। एमसीएल का अगर आप देखोगे तो एमसीएल की स्थापना ही हुई है इस पृथ्वी को बचाने के लिए। हमें मिलकर इस पर्यावरण को बचाना है, धरती मां को बचाना है, इसीलिए हमने इस एमसीएल की स्थापना की है। ई फॉर इकोसिस्टम कंजर्वेशन, एनवायरमेंट कंजर्वेशन। लेकिन दूसरा और एक ई है जिसके लिए एमसीएल काम करती है, और वो ई है एम्पावरमेंट ऑफ मासेस। वो ई है एम्प्लॉयमेंट के लिए मूवमेंट। दोस्तों एमसीएल का ऐसा मानना है कि हर जो परिवार आज हमारे गांव में रहता है, हर परिवार को एक रिस्पेक्टेबल इनकम मिलना चाहिए। और इनकम ऐसा नहीं मिलना जैसा आप देखते हैं कि वहां मिनरल्स है, बहुत खदानें करते हो आप, टेम्पररी उनको नौकरियां देते हो, और उसके बाद तो कई सारे लोग इनको आज भी बॉन्डेड लेबर करके चले लेके जाते हैं। हजारों साल से जो आदिवासी, जो ट्राइबल्स यहां इस जगह में रहते हैं, उनको कुछ 2000, 5000, 10,000 देके सालों साल भर शहरों में लेके जाके कंस्ट्रक्शन में काम करवाते हैं। ऐसा नहीं, हमें हर गांव में जो भी परिवार रहते हैं वहां की स्थानिक परिस्थिति में मिलके आप क्या कर सकते हैं। आज एमसीएल में जो अलग अलग बिजनेस के क्षेत्र है, यानी अगर आप किसान हो, आपके पास ऐसी पड़ी हुई बंजर जमीन है तो आप घास उगाओ। किसान हो, कुछ करे तो ऑर्गेनिक फार्मिंग करो, वो हम लोग खरीदेंगे। अगर आपके पास जमीन ही नहीं है तो आप कुछ पशुपालन करो, एनिमल हस्बेंड्री करो। कुछ चीज अगर आपको आती है, हैंडीक्राफ्ट, हस्तकला, तो ऐसी चीज तैयार करके तो जिसको हम बेच पाए। और हमारा एक ही मकसद है इन सब चीजों के, हर घर में एक अच्छा इनकम होना चाहिए। और दोस्तों जहां तक इस कोल की बात है, कोल सबसे बड़ा दुश्मन इस पूरे धरती का है। पूरी दुनिया में अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है वो इस कोल की वजह से, कोयले की वजह से हो रही है। और आज हम भी, भारत सबसे ज्यादा, दुनिया में सबसे ज्यादा कोल का निर्माण करने वाला और उसको उपयोग करने वाला देश है। लेकिन जरूरी नहीं कि उस कोल के लिए, उस कोयले के लिए हम इस जमीन को पूरी तरह से तहस नहस करके उसके अंदर से वो कोयला निकाले। आज एमसीएल, आप जो घास तैयार कर रहे हैं ना,
ये नेपियर ग्रास से हम लोग कुछ घंटों में हमारी इस फैक्ट्री में ऐसा कोल तैयार कर सकते हैं, ऐसा कोयला तैयार कर सकते हैं कि जो वैसे ही जलेगा जैसे नॉर्मल वो कोयला जलता है, उतनी ही कैलोरीफिक वैल्यू होगी और उससे कोई भी हानि किसी को भी नहीं होगी। तो फैक्ट्री में जितना चाहिए उतना कोयला हम लोग तैयार कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप कहते हैं कि अगर आपकी जमीन में ज्यादा मिट्टी नहीं है, ज्यादा उपजाऊ नहीं है, कोई जरूरत नहीं। जिस घास का हम लोग निर्माण करने वाले, जिस घास की हम लोग खेती करने वाले, अगर उसके बारे में आप किसी भी एक्सपर्ट को पूछेंगे तो उसकी जो रूट सिस्टम है वो इतनी अच्छी होती है कि आप कोई सी भी जमीन पे, किसी भी निकृष्ट, किसी भी इनफर्टाइल जमीन में भी उसको उगा सकते हैं। ऐसी कोई भी जमीन नहीं हो सकती कि जिसमें हम लोग ये कर नहीं सकते। तो जो मैक्सिमम जमीन है हमारे गांव में, हमारे प्रदेश में, उसमें हम लोग ये उत्पादन ले सकते हैं। और दोस्तों, इसमें ये करने का सबसे अच्छा प्रोजेक्ट अगर हमारे पूरे बिजनेस मॉडल में, पूरे परिवार में अगर कुछ है तो वह है एमसीएल विलेज प्रोजेक्ट। दोस्तों, इस सभी चीजों का समाधान है एमसीएल विलेज प्रोजेक्ट। अगर आपके ग्राम पंचायत में 2000, 3000, 5000 एकड़ जमीन है तो समझिए कि 5000 जो एकड़ जमीन है हम सबकी है। 5000 एकड़ जमीन है, हम कितने रहते हैं? 5000 लोग, 8000 लोग, सबकी जमीन है, सब मिलके बिजनेस करते हैं। ऐसा बिजनेस करते हैं कि 1 इंच जमीन भी नहीं बचनी चाहिए। अगर आपके पास कुछ नहीं तो एमसीएल है ना, वो लाके देने के लिए, इनपुट्स लाके देने के लिए। लेकिन ऐसी कौन सी चीज है जो हम लोग मार्केट में बेच सकते हैं? अभी तो कितने सारी चीजों को हमने, उसके ऑप्शंस आज हमारे सामने हैं। इस दुनिया को बचाने के लिए सिर्फ फ्यूल ही नहीं, लेकिन ये पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स या ऑर्गेनिक फार्मिंग और उसके फूड प्रोडक्ट्स, कितने सारी चीजें आज हम लोग अपने गांव में तैयार कर सकते हैं। तो अगर आप पहाड़ों में भी हो, किसी जंगल में हो, तो कोई ना कोई ऐसी चीज है। इनफैक्ट बहुत सारे ऑप्शंस आज हमारे देश में हो सकते हैं और एमसीएल विलेज प्रोजेक्ट ये सब कुछ मुमकिन कर सकता है। वहां उस गांव में ये जो परिस्थिति बदलने में मदद करता है और यही मकसद है एमवीपी का। एमवीपी का ऑब्जेक्टिव है कि हर घर में अच्छा इनकम मिलना चाहिए, सस्टेनेबल इनकम मिलना चाहिए, हमेशा के लिए इनकम मिलना चाहिए। तो अगर 5000 परिवार रहता है ना, तो 5000 परिवार में क्या कर सकते हैं आप? अगर आप आदिवासी हो, अगर दलित हो, अगर आप कुछ भी हो, जमीन नहीं है, कुछ नहीं, तो क्या कर सकते हैं आप? तो उसके हिसाब से हम लोग वस्तु या सेवा का निर्माण करके उसको बेचेंगे। और आज तो ऐसी वस्तु के बारे में हम लोग काम कर रहे हैं जो पूरी दुनिया को बचाने का काम करेंगे। मैं हमेशा बोलता हूं कि जैसे कोरोना है और कोरोना के लिए लस निर्माण का काम हम लोग कर रहे हैं, वैसे ही ये काम है और महत्वपूर्ण भूमिका है इस एमपीओ की। आपको क्या लगता है किस लिए हम लोगों ने एमसीएल प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की है? कोई इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं है, कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला। ये जो एमपीओ ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें अभी आप 5-10 इसे डायरेक्टर्स है, कोई किसी को बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिलेगा। उस एमपीओ में जितने मेंबर है, जितने परिवार है, उनके लिए काम करेंगे, उनके लिए सबसे ज्यादा इनकम कैसे मिलेगा उसके लिए काम करेंगे। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन अगर आप देखोगे एमपीओ, तो किसी प्रॉफिट के लिए, बिजनेस के लिए नहीं बनाया है। वो इसीलिए बनाया है कि एक अच्छे मकसद के लिए हम सभी लोग इकट्ठा हो, एक मकसद, एक ऑब्जेक्टिव, एक विजन और मिशन हम अपने गांव के लिए, प्रदेश के लिए बनाए और जिसके लिए सभी लोग मिलके उसके लिए काम करें। और बस यही एक उद्देश्य है इस एमसीएल प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का, इस एमपीओ का। और दोस्तों, ये वो देश है कि जिस देश में अगर आप देखोगे तो हमारे पूर्वजों ने इतनी मेहनत करी, यही जो संसाधन हैं, यही जो चीजें थी, यही सब कुछ था, लेकिन यहां हमारे पूर्वजों ने ऐसे महान राज्यों का निर्माण किया है, ऐसे महान देश का निर्माण किया है कि जिसकी कीर्ति, जिसकी समृद्धि पूरी दुनिया में जानी जाती है। और यही वो समृद्धि थी, यही वो चीज थी कि जिसको देख के पूरे बाहर के लोग, ये अंग्रेज हो, पोर्चुगीज हो, डच, कोई भी हो, मुगल से लेके सभी लोग आया करते थे। वही यही जगह पे, ये डेक्कन के पठार हो या मध्य भारत के पठार हो। और दोस्तों, आज भी वो संसाधन है, आज भी वो रिसोर्सेस है और आज भी हम लोग सब मिलके वो काम कर सकते हैं। बस जरूरत है एक होने की, जरूरत है एक होके एक अच्छे मकसद के साथ, पूरे फोकस के साथ बहुत मेहनत करने की। और अगर वो मेहनत करेंगे तो हम फिर से अपने देश को दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाएंगे और वो करना है। धन्यवाद।
जमीन की बात का आज का चौथा चरण हमें बहुत कुछ सिखा के गया। गुड मॉर्निंग एमसीएल इंडिया परिवार। और एक शुक्रवार शाम सर का ट्रेनिंग वेबिनार, हमारे सोच पे वार और हमारे दिनों दिमाग पे जोरदार पहाड़। जमीन को माता का दर्जा हम क्यों देते हैं, ये बात डॉक्टर श्याम सर के ट्रेनिंग के माध्यम से हमें आहिस्ता आहिस्ता समझ में आ रही है। और इसी माता को जब हम भारत माता कहते हैं और जब उस भारत माता पे कोई नजर डालता है तो उस चीज को हम कारगिल विजय दिवस में कैसे रूपांतरित कहते हैं, ये प्राचार्य की सीख बहुत ही प्रेरणादायी थी। थैंक यू श्याम सर, थैंक यू वैष्णवी मैडम, एंड थैंक यू वेरी मच all our channel partners, MBPs, BDAs, senior BDAs, prime BDAs, MPO, MBS, and all farmers of our country. Thank you for attending this educational training session today. आपके सामने बड़े शान से कहना चाहूंगा, जी हाँ, हम सबको इस देश की मिट्टी का वास्ता है, हम सबको इस देश की मिट्टी का वास्ता है। एमसीएल ही सुजलाम सुफलाम भारत का रास्ता है। जय हिंद, जय एमसीएल। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर लवेश सर। कारगिल विजय दिवस दोस्तों, एक जाज्वल्य देशाभिमान और वीरों की आहुति बताने वाली इस कहानी को सुनकर फिर एक बार प्रेरणा मिलती है। और इस प्रेरणादायी कहानी के लिए मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा प्राची मैडम इनका, और शुक्रिया अदा करना चाहूंगा उस इंसान का जो हमेशा हमें कुछ नया सिखाते हैं। दोस्तों, शायद स्कूल के दिनों में हमने भूगोल के विषय में 2 पन्नों में जमीन के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन जमीन क्या है और उसका विस्तार क्या है, ये सारी बातें पिछले 4 हफ्तों से जो हमें पढ़ा रहे हैं, उनका मैं फिर एक बार यहां पर आप लोगों के सामने शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर श्याम घोलप सर, शुक्रिया। दोस्तों, इतने विस्तार और इतने डिटेलिंग के साथ में शायद ही आप लोगों ने कभी सुना होगा, और इसीलिए मैं दिल से धन्यवाद अदा करना चाहता हूं। और धन्यवाद अदा करना चाहता हूं मैं आप सभी लोगों का, सारे प्राइम बीडीएस, एमपीओ, एमबीएस, एमबीपी, सारे चैनल पार्टनर्स और हमारे सारे स्टेक होल्डर्स, साथ ही साथ हमारा पूरा एमसीएल परिवार। दोस्तों, आप लोगों को फिर एक बार ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कृपया चैट बॉक्स में जाकर आपका फीडबैक हमारे साथ शेयर कीजिए। और इसी के साथ मैं आपका होस्ट मंगेश शेलार ये घोषणा करता हूं कि आज का यह वेबिनार यहीं पर समाप्त हुआ। धन्यवाद।